सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज। सो गाइज, जितने भी स्टूडेंट है बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट, सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट के लिए वीडियो होने वाली है। तो आज हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में सेमेस्टर 6 के जितने भी स्टूडेंट है जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडिया अडॉप्ट कर रखा है 1858 टू 1947। तो उसका आज हम यूनिट नंबर 4 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम यूनिट नंबर 4 में हमें पढ़ना है राष्ट्रवाद की अन्य धाराएं। मतलब अभी तक यूनिट नंबर 3 में हमने राष्ट्रवाद पढ़ा था। ठीक है, तो यूनिट नंबर 4 में हम राष्ट्रवाद की जो और भी जो प्रकार है, मतलब राष्ट्रवाद जो अलग अलग तरीके से भारत में उभरा, तो उन सब के बारे में पढ़ना है। तो बेसिकली हमारे यूनिट नंबर 4 में 4 टॉपिक दे रखे हैं। ठीक है, 4 टॉपिक, तो चारों टॉपिक को हम कवर करेंगे। ठीक है, उसमें से पहला टॉपिक है हमारा कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और भगत सिंह। ठीक है, तो वैसे ही हमें आईएनए के बारे में पढ़ना है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो ऐसे ही 4 है। ठीक है, आपके टॉपिक, तो 4 टॉपिक पे पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए होने वाली है। ठीक है, हिंदी मीडियम पीडीएफ है, बट आपको इंग्लिश मीडियम में भी वीडियो आ जाएगी। अगर वीडियो ना आ पाई तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ये जो पीडीएफ है वो हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में फ्री में ले सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन, सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास पहुंच जाए। क्योंकि आप एग्जाम पे आने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचेंगे जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम अपना पहला टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा पहला टॉपिक है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, जिसे HSRA कहते हैं, जो कि भगत सिंह का था। ठीक है, तो हमें ऐसे 4 टॉपिक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जो कि जो संगठन जो क्या कर रहा था, राष्ट्रवाद के लिए जो भारत लोग हैं उसको एकत्रित कर रहा था। ठीक है, तो परिचय जानते हैं हम कि HSRA है क्या, जो कि भगत सिंह ने बनाया था, जिसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कहते हैं। तो इसका परिचय अगर जाने हम, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जहाँ एक और महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन चल रहा था। मतलब हमने यूनिट नंबर 3 में पढ़ा था कि महात्मा गांधी ने 19वीं शताब्दी क्या करा था, 20वीं शताब्दी में अहिंसक आंदोलन, जो उन्होंने सारे सत्याग्रह चलाए थे, इसमें कोई युद्ध नहीं हुआ था। ठीक है, वहीं दूसरी ओर क्या चल रहा था, कुछ क्रांतिकारी युवाओं ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले लिया। एक तरफ महात्मा गांधी का आंदोलन चल रहा था भारत में, जहां महात्मा गांधी अहिंसक तौर पे आजादी की मांग कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर भारत में ही कुछ ऐसे युवा थे जो क्रांतिकारी भावना रखते थे और सशस्त्र संघर्ष के तौर पे वो क्या चाहते थे, भारत की आजादी हो। ठीक है, उनमें से भगत सिंह भी आते हैं। ठीक है, जो कि गरम दल वाले होते हैं, वो भी इसी विचारधारा के थे। ठीक है, कांग्रेस के। तो इन्हीं युवाओं द्वारा गठित संगठन था जिसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कहते हैं। इस संगठन से जुड़े प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे, जैसे कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु। आपको पता है इन सबको फांसी दे दी गई थी। तो इन सबको अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी क्योंकि क्रांतिकारी थे, ये देश को आजाद करना चाहते थे संघर्ष और क्रांति से। ठीक है, ना कि शांति से। ठीक है, इनको चाहिए था आज़ादी। ठीक है, ये सब हमारे देश के शहीद है। ठीक है, बहुत, जिनका नाम हमें आज भी याद रखते हैं, जो कि है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जी और सुखदेव और राजगुरु जी। ठीक है, तो HSRA की स्थापना जो है उसको जानते हैं कैसे हुई और उसका उद्देश्य क्या था। तो प्रारंभ में इसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कहा जाता था। ठीक है, जिसकी स्थापना 1924 में की थी। किसने? राम प्रसाद बिस्मिल और असफुल्ला खान ने। ठीक है, तो इन दो लोगों ने की थी, राम प्रसाद बिस्मिल और असफुल्ला खान ने। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी इनने। 1928 में भगत सिंह और उनके साथी क्या करें, इसमें समाजवादी विचारधाराएं जोड़ते हुए इसका नाम बदल दिया और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन इनका नाम रख दिया, जब भगत सिंह और उनके साथी चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, ये सब इसमें क्या हुए थे, ज्वाइन हुए थे। ठीक है, तो अब जानते हैं हम कि इस संगठन का उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार को समाप्त करना है और भारत में स्वतंत्रता लानी है और जो सरकार है भारतीय लोगों की, उसको खड़ी करनी है। ठीक है, दूसरा उद्देश्य क्या था कि भारत में समाजवादी गणराज्य की स्थापना करना। तीसरा इसका उद्देश्य क्या था कि किसान, मजदूर और आम जनता के जितने भी अधिकार है उसकी रक्षा की जाए और ब्रिटिश शासन से मुक्त होके। ठीक है, चौथा उद्देश्य क्या था कि सामाजिक न्याय और बराबरी पर आधारित समाज का निर्माण करना। ठीक है, ये इस संगठन का उद्देश्य था। तो भगत सिंह की भूमिका क्या थी HSRA में? तो भगत सिंह की भूमिका HSRA के सबसे प्रभावशाली और वैचारिक नेता में से माने जाते हैं। भगत सिंह का नाम आप सभी ने सुना होगा, और भगत सिंह जो है वो इसी संगठन से थे। उन्होंने केवल हथियार उठाने तक ही संघर्ष को सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने एक वैचारिक आंदोलन की भी नींव रखी। भगत सिंह को ओनली युद्ध के लिए भी नहीं जाना जाता है, उन्होंने अपने विचार भी धरे हैं, उन्होंने वैचारिक तौर पर भी प्रयास किया है। ठीक है, तो उनकी प्रमुख क्रांतिकारी गतिविधियां हैं जिसको हम जानते हैं। ठीक है, तो पहला उनकी जो क्रांतिकारी गतिविधि है वो है सैंडर्स की हत्या। 1928 में क्या करा था, लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने क्या करा, राजगुरु और जो सुखदेव है
उनके साथ लाहौर में अंग्रेज अफसर जो सैंडर्स है उसको गोली मार दी थी, ठीक है, भगत सिंह ने राजगुरु और सुखदेव जी के साथ, ठीक है। लाला लाजपत राय का उन्होंने बदला लिया था। दूसरा क्या गतिविधि की थी भगत सिंह ने, असेंबली में बम कांड करा था। 1929 में भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या कर दिया था, बम फेंक दिया था जानबूझकर अहिंसक ढंग से, ठीक है, ताकि ब्रिटिश सरकार का ध्यान जो है वो क्रांतिकारी आंदोलन की ओर खींचा जा सके, ठीक है, मतलब अपनी आंदोलन की तरफ आकर्षित करना चाहते थे उनका ध्यान। वे गिरफ्तार हुए और उन पे मुकदमा भी चलाया गया था भगत सिंह पे। तीसरी क्या गतिविधि हुई, जेल में भूख हड़ताल कर दी भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ। जेल में रहते हुए भगत सिंह ने राजनीतिक कैदियों का दर्जा मांगते हुए लंबी भूख हड़ताल कर दी। इसने जनता में भारी सहानुभूति जागृत की और हम क्या करें, भगत सिंह की ओर सब लोग आकर्षित हुए। भगत सिंह की विचारधारा क्या थी उसको भी जानते हैं। तो भगत सिंह सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि वो उनने अपने विचार भी धरे थे, बल्कि वे गंभीर विचारक और लेखक भी थे भगत सिंह। उन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूँ, क्रांतिकारी आवश्यकता जैसी रचनाएं लिखी थी। ये दोनों रचनाएं उनकी थी, ठीक है, जिसका नाम था, एक में मैं नास्तिक क्यों हूँ और दूसरी है क्रांतिकारी की आवश्यकता है। तो उन्होंने इसमें अपने विचार धरे थे, वो एक लेखक भी थे। वे मार्क्सवाद और लेनिनवाद और समाजवाद से बिल्कुल प्रभावित थे, ठीक है। मार्क्सवादी क्या करते हैं, पूंजीपतियों का विरोध करते हैं। तो पूंजीपति तो थे ना ये ब्रिटिश लोग, क्योंकि कंपनी थी ना इनकी भारत में जो शासन कर रहा था, तो इसके भी खिलाफ थे। उनका मानना था कि क्रांति का अर्थ केवल हिंसा नहीं है बल्कि समाज में बदलाव भी है, ठीक है। तो हिंदुस्तान जो ये एसोसिएशन था HSRA, इसकी विशेषता क्या थी, ये संगठन धर्मनिरपेक्ष था, इसमें सभी धर्मों के लोग थे, ठीक है। इस संगठन में जातिवाद को भी नहीं मानता था, विरोधी था, ठीक है, जातिवादी विरोधी भी था और सभी जाति के लोग भी थे इसमें, और समाजवादी विचारा पर आधारित था। मीन्स पूंजीपतियों का विरोध करता था ये, और जो मार्क्सवादी विचारधारा है और लेनिनवादी जो विचारधारा है उसके सपोर्ट में था, ठीक है। दूसरी विशेषता इसमें युवा लोग थे, क्योंकि भगत सिंह सुखदेव जी ये सब क्या थे, युवा थे, पढ़े लिखे लोग थे इसमें, ठीक है। प्रगतिशील सोच रखने वाले लोग इसमें शामिल थे इस संगठन में। इसका उद्देश्य था कि जनता के लिए जनता का राज यानी लोकतांत्रिक समाज की स्थापना करना, ठीक है। तो न्यायिक अंत और बलिदान, भगत सिंह का कैसे, मतलब इनकी जो संगठन है उसी में काम करते करते फिर एक टाइम आया जो भगत सिंह शहीद हो जाते हैं। तो भगत सिंह, सुखदेव जी और राजगुरु जी को 23 मार्च 1931 को क्या कर दी जाती है, फांसी दी जाती है, ठीक है। यह दिन आज भी शहीद दिवस के रूप में बनाया जाता है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के एक जगह पे उनको दी गई थी फांसी, ठीक है। तो निष्कर्ष के तौर पे क्या लिखोगे कि HSR और भगत सिंह का योगदान जो है वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। भगत सिंह ने युवाओं को यह सिखाया है कि देशभक्ति केवल भावुकता नहीं है, बल्कि ये एक सोच है, एक जिम्मेदारी है और एक वैचारिक संघर्ष है। उनका बलिदान आज भी हर भारतीय के दिल में क्रांति की और भारतीयों को ले जाता है, ठीक है। तो भगत सिंह का जो बलिदान है, सुखदेव जी का और राजगुरु जी का, वो आज भी हम याद करके हम क्या करते हैं, 23 मार्च को हर साल शहीद दिवस बनाते हैं, ठीक है। तो सेकंड टॉपिक को अब हम पढ़ते हैं हमारी यूनिट नंबर 4 का, ठीक है। तो दूसरा राष्ट्रवादी जो संगठन था वो था INA, ठीक है। इस ये जो संगठन था ये सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज इसका नाम था, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, इन्होंने आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस ने खड़ी की थी, जिसको INA कहते थे। आपको पता है दिल्ली में भी INA है, वो यही है, ठीक है। परिचय, सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने आज़ादी के लिए सशस्त्र संघर्ष को उचित माना। इन्होंने माना कि अगर हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, हमें स्वतंत्र संग्राम में हिस्सा लेना है, तो हमारा सिर्फ एक रास्ता है कि भारतीय लोगों को आज़ादी के लिए सशस्त्र बनाया जाए। सशस्त्र संघर्ष ही क्या कर सकता है, हमें आज़ादी दिला सकता है। उनको पता था कि अगर हमें कोई आज़ादी चाहिए, हमारे इंडिया की भी खुद की आर्मी होनी चाहिए, और इंडिया की आर्मी नहीं थी उस समय, हम ब्रिटिश की आर्मी पर डिपेंड थे, ठीक है, ब्रिटिश की आर्मी थी यहाँ पे। तो हमें खुद की भारतीय की होनी चाहिए थी एक आर्मी, ठीक है। तो उसी के लिए क्या करा, इन्होंने INA की स्थापना की थी। और जो INA है, मतलब आज़ाद हिंद फौज, इसमें भारतीय लोगों को ट्रेनिंग दी गई, ठीक है। उन्होंने तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसा नारा दिया, जैसे जोशीले नारे देकर देशवासियों को क्या करा, झंझोर दिया, ठीक है। मतलब अपने INA में शामिल होने को बोला कि तुम मुझे खून दो, मीन्स तुम हमारे में शामिल हो, शहीद हो, और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मीन्स अपने देश को आज़ादी दूंगा, ठीक है। तो बोस का विश्वास था, सुभाष चंद्र बोस का विश्वास था कि ब्रिटिश साम्राज्य को केवल अहिंसा के माध्यम से नहीं बल्कि हथियार से भी हटाया जा सकता है। मतलब गांधी जी अहिंसा आंदोलन तो चला रहे थे, बट उससे ना होगा तो किससे होगा, ये हथियारों से होगा, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज में लोगों को जागरूक किया था। इसी सोच के तहत उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया था। तो नेतृत्व कौन कर रहा था आज़ाद हिंद फौज का, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का परिचय जानते हैं तो
इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, इनकी शिक्षा जो है वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से हुई थी। ठीक है, ये क्या थे, इंडियन सिविल सर्विस थे, मतलब ये जो आज हम कहते हैं ना आईपीएस आईएएस, तो वही उसी पद पे थे ये। ठीक है, इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से मतलब विदेश से पढ़ाई करी थी, और भारत में क्या थे, ये आईएएस ऑफिसर थे। ठीक है, पास। ठीक है, लेकिन भारत की सेवा के लिए अंग्रेजी नौकरी इन्होंने छोड़ दी थी। ये आईएएस अधिकारी थे। ठीक है, आईएएस आपको पता है आज भी आईएएस सबसे बड़ी पद है भारत का, उस समय भी था। तो आईएएस अधिकारी का पद इन्होंने छोड़ दिया। थे ये, इन्होंने एग्जाम क्रैक करा था और ये इनको पद वो मिल भी गया था, पर इन्होंने भारतीयों के लिए आईएएस भी छोड़ दी और अंग्रेजी नौकरी छोड़ के उन्होंने क्या करा, आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करना शुरू किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और 2 बार अध्यक्ष भी बने। मतलब कांग्रेस के भी एक कह रहे हैं अध्यक्ष रह चुके हैं सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, 2 बार, एक बार 1938 में और एक बार 1939 में। ठीक है, गांधी जी से रणनीति मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि गांधी जी जानते हो आप, मतलब अहिंसावादी थे, शांति शांति से हम देश आजाद करेंगे, और ये थे थोड़े गरम दल वाले टाइप के, मतलब कि हमें हिंसा और हमें आज़ादी के लिए सशस्त्र उठाना ही पड़ेगा। तो दोनों में मतभेद होने के कारण कांग्रेस से ये अलग हो गए थे। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज जिसे आईएनए कहते हैं, उसकी स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र जो बोस है उन्होंने क्या करा था, इसका नेतृत्व किया था। पर इसकी स्थापना मूल रूप से आईएनए की स्थापना जो है वो कैप्टन मोहन सिंह ने की थी 1942 में। कहाँ पे की थी, जापान में की थी। ठीक है, जापान में। जापान में क्यों की थी, आपको एक कहानी है ये, कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ठीक है, आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक चला था। तो 1945 में जब अमेरिका ने जापान की नागासाकी, हिरोशिमा नागासाकी पे जब बम गिराया था, तो क्या है वहाँ जब जो ब्रिटिश है वो भारतीय सैनिक को भी क्या कर गई थी, लेके गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि भारत उपनिवेश था ब्रिटिश का। ब्रिटिश एक्सिस अलायंस में थी, जिसमें अमेरिका, ब्रिटिश और फ्रांस वगैरह थे, और दूसरी तरफ ये लोग थे रूस वाले। ठीक है, अलायंस वाले, ट्रिपल अलायंस वाले, तो जिसमें जापान भी था। तो इन्होंने क्या कर लिया था, कैद कर लिया था भारतीय सैनिकों को। पर इनको पता नहीं था कि भारतीय सैनिकों को तो जबरन लाया गया है और इनका इनमें कोई रोल नहीं है। हमें तो मतलब यहाँ पे से तो ले जाया गया था उपनिवेशों के तौर पे, भारत का तो सीधा रोल लड़ाई में था नहीं। तो जापान में ही क्या हुई थी, आईएनए की स्थापना हुई थी। ठीक है, लेकिन इसे संगठित रूप से नया जीवन जो है वो नेतृत्व जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था 1943 में। उन्होंने जापान की सहायता से सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। ठीक है, और भारतीय सैनिकों को क्या करा था, आजाद कराया था वहां पे। बॉस ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को ब्रिटिश कब्जे से मुक्त करके घोषित कर दिया था, और उसका नाम बदल के शहीद और स्वराज रख दिया था। ठीक है, तो आईएनए के उद्देश्य क्या थे और नारे क्या थे, तो उद्देश्य था आईएनए का कि सशस्त्र संघर्ष के द्वारा, यानी युद्ध के द्वारा भारत को ब्रिटिश शासन से हमें मुक्त कराना है। ठीक है, दूसरा उद्देश्य क्या था कि भारत में स्वतंत्र, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी सरकार की स्थापना करना। ये दोनों उद्देश्य किसका था, आईएनए का था। ठीक है, प्रसिद्ध नारा क्या था आईएनए का, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मतलब तुम हमारी सेना में शामिल हो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। ठीक है, तो दूसरा नारा था इनका जय हिंद, जो हम बोलते हैं आईएनए का आधिकारिक अभिवादन था ये, जय हिंद। ठीक है, जहाँ भी जाते थे वो बोलते हैं। और दूसरा उनका नारा था, तीसरा उनका नारा था दिल्ली चलो। ब्रिटिश शासन के खिलाफ मार्च उन्होंने निकाला था, और सामूहिक को क्या करा था, इकट्ठा करके दिल्ली चलो का नारा दिया था, और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उन्होंने आंदोलन करा था। महिला शाखा रानी झांसी रेजिमेंट भी इसमें क्या था, शामिल था। आईएनए में महिला की भागीदारी को सुभाष चंद्र बोस ने बढ़ाया था। आईएनए में सिर्फ पुरुष ही नहीं थे, मतलब इस जो आईएनए जो था, जिसमें पुलिस एक फौज, आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में खड़ी हो रही थी ब्रिटिशों के लड़ने के लिए, इसमें महिलाएं भी थी, जिसमें से झांसी की रानी भी थी, जो कि रेजिमेंट के पद पे थी। कैप्टन लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में रानी झांसी रेजिमेंट बनाई गई थी, जिसमें भारतीय महिलाओं ने बंदूक उठाई थी और चलाना भी सीखा था, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा भी लिया था। ठीक है, लड़ाई और संघर्ष में अगर बात करें, तो आयरन ने जापानी सेना के साथ मिलकर कोहिमा और इम्फाल के मोर्चों पर अंग्रेजों से लड़ा था। ठीक है, क्या करा था, जापान के साथ मिलके जो सुभाष चंद्र बोस है उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट करा था, और फिर उसके ब्रिटिश के खिलाफ इन्होंने लड़ा था, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस भी चाहते थे कि भारत आज़ाद हो ब्रिटिशों से, और जापान की लड़ाई भी ब्रिटिश से ही चल रही थी। मतलब अलायंस की पावर किससे चल रही थी, एक्सिस पावर से चल रही थी। तो एक्सिस पावर के खिलाफ भारत भी साथ, मतलब जो आईएनए था वो भी साथ दे रहा था जापान का। ठीक है, हालांकि युद्ध में हार मिली थी जापान को हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराने के बाद, लेकिन इन क्रांतिकारियों की बहादुरी ने पूरे भारत में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ा दिया था। ठीक है, तो आईएनए का प्रभाव क्या देखने को मिलता है और इसकी विरासत क्या है, तो आईएनए के सैनिक पर हुए मुकदमों ने 1945 से 46 में पूरे देश में रोष और समर्थन की लहर को फैला दी थी।
नौसेना विद्रोह 1946 में ब्रिटिश सेना में उनकी जो अनुशासनहीनता है उससे बढ़ गई थी, क्योंकि नौसेना भी खड़ी कर ली थी आईएनए ने अपनी। इससे ब्रिटिश सरकार को एहसास हुआ कि भारत में शासन अब संभव नहीं है, क्योंकि भारत की खुद की एक सेना हो चुकी थी अब आईएनए, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता की नींव को सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए के अंदर से ही हिला दिया था, ठीक है। मतलब आईएनए ने ब्रिटिश सरकार को हिलाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया था। तो सुभाष चंद्र बोस का निधन जो है वो 18 अगस्त 1945 को हो जाती है, ठीक है। आज़ादी से 2 साल पहले ही ताइहोकू में, जो कि अब ताइवान है, विद्यमान दुर्घटना में हुई मतलब वहाँ पे जो घटना होती है, दुर्घटना, उसमें इनकी मौत हो जाती है। लेकिन उनकी मृत्यु रहस्यपूर्ण बनी रही है, आज भी उनकी मृत्यु पर हमेशा बहस चलती रहती है, ठीक है। तो निष्कर्ष में क्या लिखोगे कि सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज ने भारत की आज़ादी की लड़ाई को एक नया और सशक्त रूप दिया, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने और आज़ाद हिंद फौज ने यानी आईएनए ने बहुत बड़ा रोल अदा किया स्वतंत्रता आंदोलन में। उन्होंने ये दिखाया कि भारत केवल प्रार्थना से ही नहीं बल्कि संघर्ष और साहस से भी आज़ाद हो सकता है। मीन्स भारत का दो रूप देखा गया, एक तरफ गांधी जी जो कि प्रार्थना शांति के तौर पे भारत को आजाद कराने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये साहस और संघर्ष के माध्यम से। तो भारत में अगर कोई कहे तो भारत में प्रार्थना भी की जाती है, और मतलब प्रार्थना के माध्यम से निवेदन वगैरह करके भी युद्ध को रोका जाने की परंपरा है, और संघर्ष करके भी परंपरा है, ठीक है। तो ये दोनों हमें देखने को मिलता है। सुभाष चंद्र बोस आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा, साहस और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बने हुए हैं, ठीक है। आई होप आपको सेकंड टॉपिक भी समझ आ गया हो। चलते हैं हम अपने यूनिट नंबर 3 के थर्ड टॉपिक पे, जो कि है वामपंथी धाराएं, ठीक है। वामपंथी धाराएं क्या थी? किसान मजदूर आंदोलन जो था, तो उसमें जो वामपंथी धाराएं थी उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें जयप्रकाश नारायण और सोशलिस्ट पार्टी का रोल रहा है ब्रिटिश आज़ादी से, ठीक है। जयप्रकाश नारायण आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है, बिहार के थे ये। इन्होंने बहुत रोल अदा किया था किसान आंदोलन में, ठीक है। जो गुजरात में रेल घटना हुई थी, मेन का रोल था, वहाँ के लोगों ने स्टूडेंट ने इनको इकट्ठा करा था, आपने 12th में ही पढ़ा होगा, ठीक है। तो परिचय से स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जहाँ एक और गांधीवादी अहिंसक आंदोलन चल रहा था, मतलब एक तरफ गांधी जी आंदोलन चला रहे थे इसी टाइम पे अहिंसा के माध्यम से, वहीं दूसरी ओर हमने देखा कि वामपंथी विचारधाराओं वाले लोग उभर रहे थे, जहाँ भगत सिंह, आईएनए, और तीसरा हमें देखने को मिलता है सोशलिस्ट पार्टी, वामपंथी वाले, ठीक है। वामपंथी का मुख्य उद्देश्य केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थी, मतलब सिर्फ ब्रिटिश को उखाड़ फेंकना नहीं चाहते थे वो, बल्कि आर्थिक और सामाजिक न्याय भी भारत में स्थापित करना चाहते थे। ये लोग गरीबों, किसानों, मजदूरों और शोषित वर्गों के लिए समानता आधारित समाज की स्थापना करना चाहते थे। किसान आंदोलन क्या था उस समय का, ठीक है, उसको जानते हैं, ठीक है, जो कि सोशलिस्ट पार्टी जयप्रकाश नारायण के अंतर्गत था। तो पृष्ठभूमि जानते हैं, तो औपनिवेशिक शासन में किसानों पर अत्यधिक लगान लगाया था, चाहे वो रैयतवाड़ी हो, मालवाड़ी हो, चाहे वो जो हमारी बंदोबस्त प्रणाली थी, इन सब के तहत किसानों को हमेशा ही टैक्स लगाया गया है, जबरन वसूली की गई है। साहूकारों का शोषण आम बात थी, तो साहूकार तो शोषण करते थे, साथ ही साथ और जो ब्रिटिश सरकार है वो भी करते थे। किसानों की जमीन जब्त कर ली जाती थी अगर वो टैक्स नहीं देते थे, या जमीन पे उगाते नहीं थे उनकी मर्जी की फसल, और वे कर्ज के बोझ में हमेशा डूबे जा रहे थे किसान, ठीक है। ये पृष्ठभूमि थी जो किसान आंदोलन हुई थी। तो प्रमुख किसान आंदोलन में शामिल जो थे वो एकला चलो आंदोलन, जो कि बंगाल में गांधी जी और इनकी तरह आपने थीम सॉन्ग भी सुना होगा, एकला चलो ठीक है, गांधी जी की थीम आपने हमेशा पढ़ी होगी। तो दूसरा आंदोलन था तेलंगाना का किसान विद्रोह, जो कि 1946 से 51 तक चला था। तीसरा था बरदोली सत्याग्रह, जो कि 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। चौथा था किसान सभा आंदोलन, जिसका संबंध वामपंथी विचारधारा से था, ठीक है। तो ये प्रमुख आंदोलन थे उस समय के औपनिवेशिक काल के, ठीक है। किसान सभा 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा, जिसे AIKS कहते हैं, उसकी स्थापना हुई थी, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के प्रभाव में थी। अखिल भारतीय किसान सभा है ना, जो आज भी चलती है, उसकी स्थापना कम्युनिस्ट पार्टी के प्रभाव में हुई थी, ठीक है। इसका उद्देश्य था कि किसानों के हक की रक्षा करना, भू सुधार करना और कर्ज माफी करना और न्यूनतम मजदूरी किसानों से कराना, ठीक है, इनका उद्देश्य था, इसलिए सभा बनाई गई थी। मजदूर आंदोलन हुए थे। इससे परिस्थिति क्या थी कि अंग्रेज शासन में मजदूरों के साथ भी किसानों जैसे शोषण हो रहा था, सुरक्षा नहीं थी, मतलब हाथ कट गए, फैक्ट्री में अत्यधिक घंटे काम कराए जाते थे, मजदूरी भी कम दी जाती थी, मिलों कारखानों में इनका शोषण किया जाता था, तो बहुत ज़्यादा इनकी परिस्थिति खराब थी। तो मुख्य गतिविधि क्या हुई कि 1920 में AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की भी स्थापना हुई, जो कि मजदूर संगठनों की हड़ताल जैसी बॉम्बे टेक्सटाइल हड़ताल, रेलवे हड़ताल, इन सब में उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, नेतृत्व किया, ठीक है। मतलब दो संगठन देख रहे हो, एक किसान का संगठन बना अखिल भारतीय किसान सभा, हमें सारे आंदोलन के वही पढ़ने हैं हमें कि जो भी सभा बनाई गई थी, ठीक है। तो दूसरी ये है, उद्देश्य क्या था? उचित मजदूरी देना, काम के घंटे कम करना, सुरक्षा देना और मेडिकल फैसिलिटी देना, तो ये सब इनके उद्देश्य था। जयप्रकाश नारायण और सोशलिस्ट पार्टी का किसान में और मजदूरों में कैसे योगदान दिया था, तो जयप्रकाश नारायण का परिचय जानते हैं। उन्हें लोग प्यार से जेपी कहते हैं।
वे अमेरिका से समाजवाद की शिक्षा लेकर आए थे और भारतीय समाज को बराबरी पर आधारित बनाना चाहते थे। ठीक है। उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी में प्रमुख भूमिका निभाई थी। सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी जयप्रकाश नारायण जो है 1948 में कांग्रेस से अलग होकर सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी इन्होंने। ठीक है। इसका मुख्य नेता जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और राम मनोहर लोहिया थे। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था कि समाज में असमानता को हटाना, जातिवाद को मिटाना, पूंजीवाद का विरोध करना और किसान, मजदूर, दलित, महिला इन सब के लिए राजनीतिक और सामाजिक अधिकार दिलाना इनको जो इनके हैं। जयप्रकाश नारायण की भूमिका, उन्होंने राजनीतिक में नैतिकता की बात की है, समाज सेवा की बात की है, इसको प्राथमिकता दी है। बाद में 1970 के दशक में संपूर्ण क्रांति आंदोलन के लिए प्रसिद्ध हुए थे जयप्रकाश नारायण, जो हमने 12th क्लास में पढ़ा होगा, आप सभी ने पढ़ा होगा, जिसका नेतृत्व करते हैं ये। ठीक है। जो छात्र आंदोलन होता है। तो निष्कर्ष में क्या लिखा होगी कि वामपंथी धाराओं ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गंभीर सामाजिक प्रश्नों को उठाया। किसान और मजदूरों के संघर्ष ने जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं की सोच, सोशलिस्ट पार्टी के प्रयासों ने यह साफ कर दिया कि स्वतंत्रता सिर्फ अंग्रेजी से मुक्त नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय और बराबरी भी होगी तब हम स्वतंत्रता होंगे। तो आज भी ये विचारधारा भारत की सामाजिक राजनीतिक विमर्श में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, टॉपिक नंबर 4 पे। ठीक है। 3 टॉपिक हमने कर लिए। तो हमारा 4 टॉपिक है कि दक्षिण भारत में राष्ट्रवादी राजनीति। अभी तक हम जितने भी राष्ट्रवादी राजनीति मतलब आंदोलन वगैरह पढ़ रहे थे या कोई संगठन बना तो हम उत्तर भारत का पढ़ रहे थे। अब हम दक्षिण भारत का पढ़ेंगे। ठीक है। तो परिचय से स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जहाँ उत्तर भारत का योगदान प्रमुख रूप से माना जाता है, मतलब क्योंकि सारे आंदोलन उत्तर भारत में हुए थे, वहीं दक्षिण भारत की भूमिका भी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ कुछ आंदोलन दक्षिण भारत में भी हुए थे। दक्षिण भारत में राष्ट्रवादी राजनीति का विकास धीरे धीरे हुआ, लेकिन क्षेत्र सुधार, शिक्षा, सांस्कृतिक जागरूकता का केंद्र बन गया था दक्षिण भारत। जहाँ के आंदोलन में एक और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष था, तो दूसरी ओर जातिवाद, ब्राह्मणवाद और सामाजिक समानता के विरुद्ध में भी आवाज उठाई जा रही थी दक्षिण भारत में। ठीक है। प्रारंभिक राष्ट्रवादी गतिविधि क्या थी दक्षिण भारत की? तो दक्षिण भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत 19वीं सदी के बाद हुई थी, उत्तरार्ध में। मद्रास प्रेसिडेंस, जिसे आज का तमिलनाडु कहा जाता है, जिसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल का कुछ भाग शामिल था। क्योंकि पहले ही मद्रास था, बंटवारा होकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल में बढ़ गया ये। ठीक है। पहले इन सबको मद्रास कहा जाता था, तो ब्रिटिश शासन के अधीन था ये। ठीक है। यहाँ के शिक्षित वर्ग जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में, उसमें भाग लिया था यहाँ के शिक्षित वर्गों ने। तो इसके प्रमुख नेता गोपाल कृष्ण गोखले थे, विजय विजया राघवाचार्य थे और पी आनंद चेल्लू, ये प्रारंभिक कांग्रेस के नेता थे। ये सब नेता कहाँ से थे? दक्षिण भारत के थे। ठीक है। तो सामाजिक सुधार और राजनीतिक में इन्होंने कैसे योगदान दिया था? तो दक्षिण भारत में राष्ट्रवादी राजनीति का एक मुख्य पहलू सामाजिक सुधार आंदोलन था, जहां जातिवाद, छुआछूत और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ कई आंदोलन शुरू किए गए थे। तो मुख्य सामाजिक आंदोलन जो थे वो नारायण गुरु था, जो कि केरल में की गई थी। इजावा जाति से थे ये नारायण गुरु। इन्होंने एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर का नारा दिया था और समाज में समानता की बात की थी और शिक्षा पे जोर दिया था कि शिक्षा पे ध्यान दो जातिवाद से ज्यादा। दूसरा, पेरियार वी रामासनी, इन्होंने भी अपना सामाजिक आंदोलन में योगदान दिया था दक्षिण भारत में। ये तमिलनाडु के थे। इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन यानी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू किया था, जिसमें ब्राह्मणवाद, अंधविश्वास और जातिवाद के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी। बाद में द्रविड़ आंदोलन की भी इन्होंने नींव रखी थी। ज्योति बसु के कामराज, ये भी एक नेता थे दक्षिण भारत के। इन्होंने राजनीति में सक्रिय काम कर रहे थे और समाज के निचले वर्गों के लिए इन्होंने आवाज उठाई थी, मतलब जातिवाद आंदोलन, समाज में समानता की बात की थी। तीसरा, कांग्रेस और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। कांग्रेस में भी और स्वतंत्रता संग्राम में भी दक्षिण भारत का योगदान रहा है। दक्षिण भारत में कई शहर जैसे कि चेन्नई, जो कि मद्रास में है, बेंगलोर, त्रिवेंद्रम, ये सब कांग्रेस की गतिविधि के केंद्र थे उस समय। ठीक है। और 1908 में विप्लवादी गतिविधियां जैसे कि बम धमाके, जो चिमरंदम पिल्ले का आंदोलन हुए, तो इन सब में भी योगदान स्वतंत्रता संग्राम में कौन कर रहा था? दक्षिण भारत के ही विप्लवादी गतिविधियां कर रहे थे। स्वदेशी आंदोलन में और नमक सत्याग्रह में भी दक्षिण भारत की कई जनता जो है वो जोरदार भाग लिया था उन्होंने, मतलब दक्षिण भारत का भी रोल पूरा था स्वतंत्रता संग्राम में और कांग्रेस में भी। ठीक है। महत्वपूर्ण घटनाएं क्या है दक्षिण भारत की? तो विल्लोर विद्रोह 1806 में दक्षिण भारत में हुआ था। 1857 से पहले का एक बड़ा सैन्य विद्रोह था, जो कि 1857 से पहले का ही था, जो कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ होता है। इसमें सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए थे। हम कहते हैं ना 1857 पहला क्रांति है, पर दक्षिण भारत में हमें ये भी दिखता है छोटा सा। ठीक है। वो चिंद्रमन पिल्ले वोक, उन्होंने ब्रिटिश शिपिंग कंपनी के खिलाफ की थी, स्वदेशी शिपिंग कंपनी शुरू कर दी थी। उन्होंने अंग्रेजों ने जेल भी भेज दिया था और रियायतें भी दी थी, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ एक स्वदेशी कंपनी खोल दी थी। के कामराज,
वे बाद में कांग्रेस के बड़े नेता बने, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय भूमिका उन्होंने निभाई। उन्होंने शिक्षा, समाज सेवा और राजनीति से जोड़ा था लोगों को, ठीक है। तो के कामराज भी दक्षिण भारत के थे, ठीक है, तो इसलिए दक्षिण भारत का भी रोल था इसमें। दक्षिण भारत में आदित्य विशेषताएं क्या थी जो कि राष्ट्रवादी राजनीति में उन्होंने निभाई? यहाँ के राष्ट्रवादी राजनीति में भाषाई पहचान, जातीय समानता और समाज सुधार का मेल देखने को मिलता है। ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती दी थी यहाँ के लोगों ने, जिससे राजनीतिक में जो पिछड़ी जाति के जो लोग थे उनकी भी भागीदारी बनी। सिर्फ ब्राह्मणी राजनीतिक में नहीं आई, बल्कि अन्य जाति के लोगों को भी जो है और अन्य धर्म के लोगों को भी राजनीतिक में लिया गया। शिक्षा और प्रेस का उपयोग जनता को जागरूक करने के लिए किया गया, ये अच्छी बात है। तो निष्कर्ष में क्या लिखोगे कि दक्षिण भारत की राष्ट्रवादी राजनीति ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक गहराई प्रदान की थी। यहाँ के आंदोलनों ने सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी की मांग नहीं की थी, बल्कि समाज में समानता की बात की थी, आत्मसम्मान की बात की थी, सामाजिक न्याय के लिए भी संघर्ष किया था। तो दक्षिण भारत का योगदान स्वतंत्र भारत के निर्माण में स्थायी और प्रेरणादायक स्थान रखता है, ठीक है, क्योंकि सारे ही आंदोलन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आई होप आपका ये पूरा यूनिट नंबर 4 होता है यहाँ पे कंप्लीट। बची आपकी एक यूनिट जो कि मैं आपको करा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को कॉलेज के दोस्तों में शेयर कीजिएगा, वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो धन्यवाद।